नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज बात यह कर रहा हूं कि क्या भविष्य निधि पर डाका डाल रहे हैं भारत के ज्यादातर लोग, अपने ही भविष्य को खोखला कर रहे हैं। भविष्य निधि में एक भयानक साइज का गड्ढा हो गया है। 30,000 करोड़ रुपए अप्रैल से जून के बीच में लोगों ने निकाल लिए हैं पीएफ के फंड से। और इस 30,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ रुपया ऐसा है जो कि कोरोना के कारण जो विंडो बनी थी स्पेशल, जिसमें छूट दी गई थी तमाम तरह की, जैसे बैंकों में मोरेटोरियम दिया गया, किस्त न चुकाने की सुविधा दी गई, उसके साथ ही यह सुविधा थी कि आप चाहें तो अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल लें। 8,000 करोड़ रुपए ऐसा है जो उस तरह से निकाला गया है। ये छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। और इसीलिए मेरे मन में ये सवाल उठा है, मैं जानना चाह रहा हूं और इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा, कोशिश कर रहा हूं बात करने की भी लोगों से और साथ में निकालूंगा। लेकिन ये इसकी वजह से लगभग 80 लाख लोगों ने पैसा निकाला है। समझिए, 80 लाख लोग निकाल चुके हैं और इन 80 लाख की जगह ये संख्या 1 करोड़ होने की संभावना दिखती है। ऐसी खबर आज अखबार में थी और ये ईपीएफओ के अफसरों से बात करके लिखी गई खबर है। और इन लगभग 1 करोड़ लोगों में 30 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये स्पेशल कोविड विंडो इस्तेमाल की है, उसकी वजह से उन्होंने ये पैसा निकाला है। क्यों हमें इस बारे में चिंता करनी चाहिए, क्यों मैं सोच रहा हूं, क्यों आपको सोचना चाहिए, ये पैसा क्यों निकाला गया, क्यों निकलना चाहिए था या नहीं निकलना चाहिए था, ये चिंता का विषय है और इस चिंता पे हम आएंगे। एक पुराना वीडियो है मेरा, आज मैं कुछ देर में लगाऊंगा दोबारा, उसको आप देखिएगा, जिसमें मैंने कहा था कि खबरदार पीएफ की रकम को छूने की गलती कतई मत कीजिएगा। इसके बावजूद अगर 8,000 करोड़ रुपया निकाला है करीब 30 लाख लोगों ने, तो क्या वजह हो सकती है, क्यों निकाला, क्या यह निकाला जाना जरूरी था? ये निकाला जाना उनके अपने लिए और इस देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक आग्रह आपसे करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए कि कब मैंने नया लाइव किया या कब मैंने नया वीडियो डाला। और घंटी का, अगर आप व्हाट्सएप पर ये वीडियो देख रहे हैं, जो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें, तो कुछ लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं, कुछ टेलीग्राम पे भेजते हैं, कुछ मेल पे भी भेज देते हैं। कई बार वो पिक्चर इन पिक्चर में खुलता है, कई बार नहीं खुलता है। लेकिन अगर वहीं खुल गया है व्हाट्सएप के अंदर, तो आपको वहां सब्सक्राइब का बटन नहीं दिखेगा। आप पूछेंगे भाई सब्सक्राइब का बटन दबाऊं कहां? तो वहां पर नीचे आपको यूट्यूब का सिंबल दिख रहा होता है, एक एरो बना होता है, उस एरो को क्लिक कीजिए तो आपका ये वीडियो यूट्यूब चैनल में खुल जाएगा। और जब यूट्यूब में खुलेगा तो सामने चैनल को सब्सक्राइब करने का, घंटी बजाने का दोनों ऑप्शन होंगे। वीडियो को लाइक करने का ऑप्शन भी होगा, उसको भी इस्तेमाल कीजिए। और शेयर करने का बटन भी वहीं होता है, उससे आप शेयर कर सकते हैं। फिर आप जिस रास्ते चाहें उस रास्ते इस वीडियो को भेज पाएंगे। माइंड योर बिजनेस में खासतौर पर सत्यहिंदी.com के लिए बनाता हूं, ये आपको पता है। सत्यहिंदी.com में कोशिश है सच को सामने लाने की, कुछ पत्रकारों की, और सच के कई रंग होते हैं और कोशिश यह है कि वहां सारे रंग आए। ऐसा नहीं है, देखने से लगता है कि शायद वहां सरकार विरोधी बातें ज्यादा होती हैं, लेकिन कोशिश यह है कि सभी तरह के विचारों को जगह दी जाए। वो इस पार्टी के पक्ष में हो, उस पार्टी के पक्ष में हो, इस पार्टी के खिलाफ हो या उस पार्टी के खिलाफ हो, क्योंकि सच न इधर होता है न उधर होता है, सच कभी कहीं बीच में होता है। और सच का फैसला पाठक पर छोड़ देना, श्रोता पर छोड़ देना ज्यादा सही है। तरह तरह के विचार सामने रखने चाहिए, ये सोचकर वो पोर्टल बनाया गया है। वहां एक मेंबरशिप स्कीम शुरू हो गई है, आप चाहें तो उसके मेंबर बन सकते हैं। और अब मैं बात पे आता हूं वापस। प्रोविडेंट फंड में से पैसा क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए, मेरी राय पहले सबसे मैं रख दूं। मेरी राय यह है कि प्रोविडेंट फंड का पैसा आपको किसी सूरत में नहीं छूना चाहिए तब तक जब तक आपके पास बिल्कुल, मतलब आप अंतिम स्थिति पर न हो कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो क्या ये 30 लाख लोग इस देश में ऐसे थे जो नौकरी पेशा लोग थे, काम कर रहे थे, वो इस स्थिति में आ गए कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचा, इसलिए उन्होंने अपने प्रोविडेंट फंड का वो पैसा जो उनके बुढ़ापे के लिए रखा हुआ था वो निकाल लिया। आज की तारीख में आपको पता है सरकारी नौकरियों में भी अब पेंशन नहीं मिलती है। जो लोग एनपीएस में पैसा जमा करते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में, उससे पेंशन बनेगी, वो रकम एक जगह जाके जमा होगी और वहां से जैसे हम अपना
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग अपना पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करते थे। विदेशों के कई उदाहरण अपने पास हैं जिनमें ऐसी पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करने वाले लोग अचानक बड़े भारी झटके में आ गए और उनके वो जो एंडाउमेंट बोलते हैं, एंडाउमेंट जमा हो रहे थे, उनकी वैल्यू बहुत गिर गई। देखिए, जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे बाजार में अक्सर गिरावट आ जाती है, इसी तरह दूसरे इन्वेस्टमेंट के जो एवेन्यूज हैं उनमें गिरावट आ जाती है। इसका असर कई बार ऐसे फंड्स पर, ऐसे एवेन्यूज पर, जैसे म्यूचुअल फंड में आजकल कई लोग कह रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में भी पैसा नहीं बन रहा है, तो क्या करें। एक संभावना बहुत से लोग जता रहे हैं कि शेयर बाजार बड़ी तेजी से भाग रहा है, हो सकता है लोगों ने पीएफ से पैसा निकालकर बाजार में लगा दिया हो। अगर किसी ने ऐसा किया है पिछले कुछ महीनों में, जब हम मना कर रहे थे, जो मैं मना कर रहा था कि अपनी कोई बड़ी रकम आप बाजार में एक साथ मत डालिए, तो हालांकि हम गलत साबित हो रहे हैं अभी शॉर्ट टर्म में। आप देखेंगे तो मार्च से लेकर अब तक तो लगातार तेजी से बाजार चल रहा है, 40% का रिटर्न आ चुका है कई जगह। तो अगर कोई इतना समझदार सयाना इन्वेस्टर या ट्रेडर था जिसने उस वक्त पैसा लगाया और 40% कमा चुका है, तो पहले तो उसको उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए जितना वो कर सकता है, और उसको बधाई भी दी जानी चाहिए कि वो इतना सयाना निकला कि उसने वहां 8-8.5% का इंटरेस्ट छोड़ा और यहाँ रिस्क लिया और 40% का रिटर्न कमा लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा हुआ है? तो इसका जवाब है कि ज्यादातर लोगों ने, जिन्होंने पैसा निकाला है प्रोविडेंट फंड से, वो इस जगह खर्च नहीं हुए। ये जो 30 लाख, देखिए, जो 1 करोड़ लोगों ने पैसा निकाला है, उनमें 1 करोड़ में 70 लाख ऐसे हैं जो रूटीन वजहों से जिनका पैसा निकलना ही था। जैसे लोग रिटायर हुए, उनका पीएफ का पैसा जाना था, किसी को घर बनवाना था, वो पहले से तय करके बैठा था, उस वक्त उसको इसी समय में उसने एप्लीकेशन लगाई थी, वो मैच्योर हो गई, उसको उसकी एप्लीकेशन पर पैसा मिल गया, उसको अलग छोड़ दीजिए। किसी के घर में शादी थी, कोई बीमारी ऐसी हो गई जिसमें उसको पीएफ की रकम की जरूरत पड़ी। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त, जब ज्यादातर लोग यूनिवर्सल इंश्योरेंस स्कीम से कवर्ड हैं, तो बीमारी की वजह से क्यों लोगों को ये पैसा पीएफ का निकालना पड़ रहा है, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन तो पेंडेमिक रिलेटेड जॉब लॉसेस, यानी जिनकी नौकरी चली गई वो, जिनकी तनख्वाहें कट गई वो, और जिन लोगों को बीमारी पर मोटा खर्चा करना पड़ गया वो, ये 3 कारण हैं मोटे तौर पर जिनकी वजह से ये 8,000 करोड़ रुपए की रकम इस फंड में से निकली है। तो ये 8,000 करोड़ रुपए यहां से निकले, 22,000 करोड़ और निकले, तो टोटल 30,000 करोड़ रुपए जो निकल गए। अब इसमें जो चिंता की बात है वो क्या है? जब आप ये 30,000 करोड़ रुपए इस फंड में से निकाल देते हैं, तो इसका, और जो 30,000 करोड़ निकलना नहीं था, कम निकलना था, सामान्य स्थिति में इतना नहीं निकलता, तो जो म्यूचुअल फंड का होता है, कई लोग कहते हैं अक्सर हमारी बातचीत में कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की स्कीमों का क्या हुआ। प्रोविडेंट फंड पर भी अब यह दबाव है कि जब बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में पैसा निकाल लेते हैं, तो जो बाकी उसकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो बिगड़ जाती है। अब उसको अपने कुछ सिक्योरिटीज बेचनी पड़ेंगी, कुछ उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो जो 8, सवा 8, 8.5% का इंटरेस्ट दे रहा था, वो इंटरेस्ट अब वो न दे पाने की हालत में हो, जिसकी वजह से अगली बार जब रिवीजन हो तो ये रेट ट्रस्टीज कम कर दें। लेकिन जो मैंने कहा वो एक कल्पना के लिए, मजा लेने के लिए तो बात सही है कि किसी ने यहां से निकाला और बाजार में लगा दिया, लेकिन पीएफ का पैसा ज्यादातर कंजर्वेटिव पैसा होता है। इसको निकाल कर आदमी किसी कंजर्वेटिव जगह में ही लगाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई निकालता है तो उसको निकालकर घर खरीदता है, घर खरीदने के लिए, घर बनवाने के लिए निकालता है, या उस वक्त बैंक के रेट अगर बड़े अच्छे होते, मान लीजिए बैंक में 10% इंटरेस्ट मिल रहा होता और वहां 8% मिल रहा होता, तब आदमी सोचता कि निकाले। लेकिन इन्वेस्टमेंट की नज़र से वहां से कोई पैसा निकाल रहा होगा, ये इस वक्त लॉजिकल नहीं लगता है, क्योंकि बाकी जितनी जगह आप सुरक्षित पैसा रख सकते हैं उन सब में रेट खराब है, उसके मुकाबले पीएफ का रेट काफ़ी अच्छा है आज भी। इसलिए ये पैसा गया कहाँ? तो ये पैसा ज़्यादातर लोगों का खर्च हुआ है, और इसको कुछ विद्वानों का कहना है कि ये बड़ी अच्छी बात है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई अभी, उनका कहना है कि साहब ये जो है, अगर इकोनॉमी में जान लाने के कुछ नुस्खे आपके पास थे, तो उनमें एक बहुत कारगर नुस्खा ये है कि आप
लोगों के हाथ में पैसा डालें, और ये जो पैसा है ये सीधे सीधे लोगों के हाथ में, उनकी जेब में जा रहा है, जरूरतमंद लोगों की जेब में जा रहा है। उनको पता है उनको किस चीज की जरूरत है, कहाँ खर्च करना है, इसलिए ये पैसा सीधे कंजम्पशन साइकिल में जा रहा है, और ये कंजम्पशन साइकिल को रिवाइव करने में भूमिका निभा रहा है। ये पैसा कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल में जा रहा है, इसका रचनात्मक इस्तेमाल हो रहा है भारतीय इकोनॉमी में दोबारा जान फूंकने के लिए। इसलिए इसको लेकर बहुत परेशान होने की, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर उनका तो ये कहना था कि सरकार को दरअसल कुछ समय के लिए पीएफ पर मोरेटोरियम लगा देना चाहिए। जैसे उसने ईएमआई भरने पे मोरेटोरियम दिया, या उसने क्रेडिट कार्ड के भुगतान पे मोरेटोरियम दिया, या लोगों को जो बिजनेस लोन्स हैं उनके उनके बकाए चुकाने पर वो मोरेटोरियम दिया, उसी तरह सरकार को ये करना चाहिए था कि वो कह दे कि भाई कुछ समय के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आपका पीएफ नहीं कटेगा। पीएफ नहीं कटेगा का मतलब ये नहीं कि आपकी तनख्वाह कम हो जाएगी। आपकी तनख्वाह में से 12% पीएफ आपके हिस्से का कटता है और 12% आपका एम्प्लॉयर देता है। 24% हिस्सा आपके 100% कमाई में से 24% चला जाता है प्रोविडेंट फंड में, इसलिए ताकि बुढ़ापे में वो आपको मिल सके, और बुढ़ापे में जब आप कमा न रहे हो उस वक्त आपको पैसे की कमी ना हो। ये पूरा 24% उनका कहना था कि आप आदमी के हाथ में दे दीजिए, क्योंकि ये गाढ़ा वक्त है, इस वक्त लोगों को पैसे की जरूरत है खर्चा करने के लिए। अगर उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, वो खर्च इकोनॉमी में आएगा और इकोनॉमी को स्पीड अप करने के काम आएगा। और ये पैसा ऐसा है जिससे महंगाई भी नहीं बढ़ेगी, ये सीधे कंजम्पशन साइकिल में जाएगा, चीजें खरीदेगा, वो जो चीजें जिनसे खरीदा उन्होंने आगे चीजें खरीदी, फैक्ट्री तक ये पैसा पहुंचा, फैक्ट्री से मजदूरों के हाथ में आया, पूरे साइकिल में सरकार को टैक्स मिला, धीरे धीरे करके इससे। और ये एक तरह से मांग बढ़ाने की जो बड़ा फॉर्मूला नुस्खा दिया जाता है कि डिमांड बढ़ा दीजिए इकोनॉमी में, तो उससे इकोनॉमी चल पड़ती है। तो एक कारगर उपाय है ये। इस नजर से इसको देखिए, मेरा ख्याल है इस नजर से जरूर देखा जाना चाहिए कि अगर इतना पैसा इसमें आ रहा है और ये पैसा इकोनॉमी में खर्च हो रहा है सीधे सीधे, तो इसका कितना बड़ा असर होगा इकोनॉमी को वापस पटरी में डालने में, पटरी पर लाने में, ये सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है और उस पहलू पे ध्यान देना चाहिए। मेरा पूछना यह है कि आपने आज 3 महीने का पैसा पीएफ में से निकाल लिया, अगर आपका अगले साल रिटायरमेंट है, अगर आपका 2 साल बाद रिटायरमेंट है, तो शायद बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आज आपका खर्चा हो गया, साल 2 साल बाद आपको वैसे भी मिलना था वो पैसा, उस समय 3 महीने का पैसा या 6 महीने का पैसा कम मिलेगा। लेकिन जिसकी नौकरी अभी शुरू हुई है हाल में और उसने सोचा कि ये मौका मिल गया है, विंडो, इसको इस्तेमाल कर लो, निकाल लो, और जाहिर है इस वक्त वो पैसा खर्च हो जाएगा। सबका पैसा खर्च ही हो रहा है इस वक्त, बहुत मुश्किल है पैसा बचा के रखना। अब आपने अपने भविष्य के फंड में से एक चंक निकाल लिया, 30,000 करोड़ का गड्ढा हो गया है। 2020 में टोटल मिलाकर ईपीएफओ ने, जो फाइनेंशियल ईयर 20 है, यानी अप्रैल 2020 में जो साल खत्म हुआ है, मार्च 2020 में, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच ईपीएफओ 72,000 करोड़ रुपए इस तरह से बांट चुका है लोगों को, और इसमें से लगभग 22,000 करोड़ रुपए तो मेडिकल रीजन से, यानी इलाज के लिए खर्च हुए हैं, दिए गए हैं, और ये 50 लाख लोगों ने निकाले हैं। इस देश में आधा करोड़ लोगों को मेडिकल के लिए अपने पीएफ में गड्ढा करने की, पीएफ को खोदने की जरूरत पड़ी है, ये ध्यान रखिए। उस वक्त जब कहा जा रहा है कि इस वक्त सबका इलाज हो रहा है मुफ्त में और सबको सुविधाएं उपलब्ध हैं, आपको खास फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर भी अगर आपको फिक्र नहीं होती है तो फिर आप अपने बारे में भी सोचिए। लेकिन मेरा मूल सवाल है, और वो उसके साथ एक सुझाव सलाह भी जुड़ेगी, अगर ये आपका लंबी नौकरी बाकी है, आपने आज पैसा निकाल लिया, किसी वजह से भी परेशानी में है, मुश्किल में है, तो मेरा ख्याल है जिस दिन भी आपकी हालत सुधरे उस दिन कोशिश करिए कि ये पैसा और इससे कुछ और पैसा ऊपर इसके एक्स्ट्रा जोड़कर वापस अपने पीएफ फंड में जमा करवाइए, ताकि वो आपका बुढ़ापे का जो फंड बन रहा है वो अपनी जगह बनता रहे। या आप उससे बेहतर, आपको लगता है कि आप इक्विटी फंड में लगा के बेहतर कमा सकते हैं, आप ईटीएफ में लगा के बेहतर कमा सकते हैं, तो वहाँ
अगर आप पैरेलल इंतजाम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको खर्चा कर लिया और दूसरा इंतजाम भी नहीं किया, जो बहुत से यंग लोग करते हैं, मैंने भी किया है, 2 बार 3 बार कर चुका हूँ कि नौकरी छोड़ी, जो पीएफ का पैसा मिला सब उड़ाया खा गए। अब मैं सोचता हूँ अगर वो न किया होता, सारा जमा करके रख रहा होता, तो आज मेरे पास जितना पीएफ में मुझे पैसा मिल रहा है इसका 1.5 गुना मिला होता। तो मेरे पास इतनी रकम होती कि मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ती। अभी भी मुझे काफ़ी कम चिंता करने की आवश्यकता है। मैंने इतना अपना पीएफ एक समय के बाद नहीं छुआ, कुछ और इन्वेस्टमेंट किए, पैसा बचाया, तो सुरक्षित हूँ। लेकिन अगर मैंने वो शुरू का हिस्सा नहीं निकाला होता, तो शायद और ज़्यादा, 1.5 गुना नहीं और ज़्यादा होता। क्योंकि शुरू का पैसा फिर कंपाउंड बहुत तेज़ी से होता है ना, उसी रफ्तार से भी कंपाउंड होता रहता, तो वो पैसा आज बहुत बड़ी रकम में कन्वर्ट हो चुका होता। ये सुझाव, सलाह मैं लोगों को दूँगा कि जिन्होंने भी निकाला है, वो ये कोशिश ज़रूर करें कि उसको वापस भरें। नहीं भरेंगे तो आपके लिए वो बाद में बड़ा भारी चिंता का विषय बनने जा रहा है। और बहुत से लोग आप अपने आस-पास देखेंगे तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, जो रिटायर होने के बाद अचानक सदमे में आ जाते हैं, उन्हें चिंता होने लगती है और फिर वो निकल के दूसरी नौकरी ढूँढते हैं। उनको लगता है अब क्या करें, खर्चा नहीं चलेगा। ये स्थिति नहीं आए इसके लिए शुरू में ही जागे रहिए। जब काम शुरू करते हैं उस वक़्त जागृत रहिए, तभी से सोचना शुरू कीजिए और हमारे जैसों को देखिए, हमारी सुन लीजिए। अपने अच्छे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को रखिए जिससे आप लगातार सलाह लेते रहें। वो बहुत ज़रूरी है जीवन में, अगर आपको अपने फाइनेंसेस को दुरुस्त रखना है और लंबे दौर में आप कोई झटका नहीं खाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा है बताना मत भूलिएगा। कोई और सवाल हैं तो वो भी कमेंट्स में डाल दीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में घंटी बजाएं, इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।